हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, पिछली कक्षा में हम जहाँ रुके थे आज उसके आगे के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह और क्रिप्स प्रस्ताव। पिछली कक्षा पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पाकिस्तान की मांग का जो टॉपिक था उस टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि मोहम्मद इकबाल पहली बार अध्यक्षीय भाषण में जो कि 1930 में हुआ था उसमें धार्मिक आधार पर राष्ट्र के गठन की बात करते हैं। फिर दूसरी बार चौधरी रहमत अली जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र था उसने पर्चा बांटा और पर्चे पर नाउ एंड नेवर लिखकर पाकिस्तान की मांग की। उसके बाद 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन हुआ था और उस लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव 23 मार्च 1940 को पेश कर दिया और 23 मार्च को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। आज का टॉपिक फर्स्ट हो गया अगस्त प्रस्ताव। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, पहले हम लोग पृष्ठभूमि देखते हैं कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध का डेट आपको याद होगा, डेट है 1939 से 1945। द्वितीय विश्व युद्ध का डेट है। तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा, अभी स्टार्ट हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर होने के बाद चीन और अमेरिका का दबाव होता है कि भारत को युद्ध में शामिल करें। ब्रिटेन पे प्रेशर कौन देता है, चीन और अमेरिका, और चीन और अमेरिका कहता है ब्रिटेन से कि भारत को भी युद्ध में शामिल किया जाए। लॉर्ड लिनलिथगो जो कि उस समय भारत के वायसराय होते हैं, ये 1936 से लेकर 1943 तक भारत के वायसराय रहते हैं। तो ये 8 अगस्त 1940 को भारतीय नेताओं को एक प्रस्ताव देते हैं जो कि ये प्रस्ताव अगस्त के महीने में होता है, 8 अगस्त को। इसलिए इस प्रस्ताव का नाम होता है अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर। ठीक है, तो याद रखिएगा 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा पेश किया जाता है। ये प्रस्ताव होता क्या है, तो इस प्रस्ताव में होता है कि भारत को डोमिनियन का दर्जा देंगे। दूसरा होता है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में सीटों में इजाफा देंगे, यानी कि भारतीयों की संख्या इसमें बढ़ा देंगे। तीसरा होता है युद्ध सलाहकारी परिषद का वो गठन करेंगे और भारतीय को वो मरने नहीं देंगे। चौथा होता है कि युद्ध के बाद संविधान निर्माती परिषद का वो गठन करेंगे। ये 4 प्रस्ताव जो है वो पेश करते हैं। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का रिजेक्ट करने का कारण था कि उसे डोमिनियन नहीं, उसे क्या चाहिए, उसे पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसके बाद जब मुस्लिम लीग से पूछा जाता है तो मुस्लिम लीग कहता है कि नहीं, वो भी रिजेक्ट करता है। और मुस्लिम लीग को क्या चाहिए, तो हमें चाहिए पाकिस्तान। इसलिए आईएनसी और एमएल यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस बात को रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत पूछा जाता है एग्जाम में कि किसने किए थे। सॉरी, यहाँ पे शुरुआत होगा। शुरुआत महात्मा गांधी ने किए थे, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। आखिर गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को क्यों शुरू किया, तो गांधी ने एक नवीन प्रयोग इसलिए शुरू किया क्योंकि गांधी कोई भी आंदोलन करना नहीं चाहते थे। गांधी की इच्छा कुछ और थी। गांधी इस बात के लिए तत्पर थे कि दुनिया भर को अंग्रेजों ने तो बता दिया है कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनके साथ खड़ा है, तो मेरे सामने चुनौती यह है कि दुनिया को कैसे बताएं कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ नहीं है। पूरी दुनिया में हल्ला हो गया है,
कि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ है। आखिर हम दुनिया के देशों को कैसे बताएं कि नहीं, ये अफवाह है, हम द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ नहीं हैं, हम ब्रिटेन की तरफ से नहीं लड़ रहे हैं। इसके बाद गांधी जी ने एक नवीन प्रयोग किया, या यूँ कहे कि गांधी जी ने एक नया प्रयोग किया जिसका नाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी जी नवीन प्रयोग किए क्योंकि गांधी जी जानते थे कि अगर हम आंदोलन करेंगे तो अंग्रेज उनका क्या करेंगे, अगर हम आंदोलन करेंगे तो अंग्रेज उसका दमन करेंगे, अगर हम कोई प्रोटेस्ट करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से तो भी अंग्रेज उनका दमन करेंगे, अगर हम कार्य विरोधी कार्य करेंगे तो भी अंग्रेज हमारा दमन करेंगे। तो गांधी जी ने सोचा कि हम एक नया तरीका अपनाएं। तो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह अपनाया, जिसमें क्या होता था, जिसमें एक मंच होता था, ठीक है, जिसमें एक मंच लगा दिया जाता था और उस मंच पर एक नेता खड़े हो जाते थे और माइक ले लेते थे और उस माइक के सामने गांव के 20 से 25 लोग बैठे होते थे और इसी 20-25 लोग के सामने यह भाषण अकेले देते थे। तो कोई नेतागिरी तो हुई नहीं, पुलिस भी गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो भाई तुम नेता रहोगे ही नहीं तो तुम्हें पुलिस गिरफ्तार कैसे करेंगे। उसके बाद या तो जब भाषण समाप्त हो जाती थी तो जो व्यक्ति भाषण दे रहा है या तो वो दिल्ली चला जाता था या ब्रिटेन के सिपाही के द्वारा उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। इस तरह वो जगह जगह पे व्यक्तिगत सत्याग्रह कर रहे थे। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कुल कितने सत्याग्रही थे, तो कुल 3 सत्याग्रही थे। प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। ये एग्जाम में पूछता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे थे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। तृतीय सत्याग्रही कौन थे, तो ब्रह्मदत्त थे। याद रखिएगा ये तीनों का नाम। द्वितीय सत्याग्रही का बीपीएससी में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आखिर इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई 17 अक्टूबर 1940 को। कहाँ से हुई थी, तो महाराष्ट्र के पवनार से। तो ये डेट याद रखिएगा, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महाराष्ट्र के पवनार से हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिप्स प्रस्ताव। आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है और सेकेंड वर्ल्ड वार पे किसका दबाव होता है, ब्रिटेन पर दबाव होता है। और उस समय ब्रिटेन के पीएम होते हैं विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ने, यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, ब्रिटेन के पीएम ने सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। और भारत भेजने की घोषणा कब की उसने, तो 11 मार्च 1942 को। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत भेजने की घोषणा कब हुई थी, तो 11 मार्च 1942 को। और स्टैनफोर्ड क्रिप्स भारत कब आया था, तो 23 मार्च 1942 को आया था। वही डेट है जिस दिन मुस्लिम लीग क्या किए थे, पाकिस्तान दिवस मनाए थे, ये 23 मार्च। लंदन वापस कब जाता है, तो 11 अप्रैल 1942 को सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स जब उसका रिजेक्ट हो जाता है तो वो 11 अप्रैल 1942 को लंदन वापस चला जाता है। तो आखिर ये क्या प्रस्ताव था, ये प्रस्ताव क्या था, आखिर रिजेक्ट क्यों हुआ, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो प्रस्ताव वही था जो पिछले वाला प्रस्ताव था, जो अगस्त प्रस्ताव था। डोमिनियन का दर्जा देंगे, पहला प्रस्ताव था। संविधान निर्मात्री परिषद का गठन करेंगे, दूसरा प्रस्ताव था। सभी प्रांतों को मिलाकर भारतीय संघ की स्थापना करेंगे, ये तीसरा प्रस्ताव था। और चौथा प्रस्ताव था कि भारत को राष्ट्रमंडल से अलग होने का प्रावधान प्राप्त होगा, ये इसका चौथा प्रस्ताव था। जैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जैसे ही डोमिनियन का दर्जा सुना, पहले ही बार में इसको रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, पहले ही बार में इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इनको डोमिनियन नहीं चाहिए थी, इनको चाहिए थी पूर्ण स्वराज। अब मुस्लिम लीग के पास गया तो मुस्लिम लीग को भी पाकिस्तान चाहिए था, उसको डोमिनियन नहीं चाहिए था। मुस्लिम लीग ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया और आगे के प्रावधान को इसने देखा ही नहीं। फर्स्ट जो प्रस्ताव था
आगे के प्रस्ताव को उसने देखा ही नहीं। जो पहला डोमिनियन का प्रस्ताव था वही देखकर उसने पहले ही इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। पूरा प्रस्ताव जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़े। उस समय कांग्रेस के तरफ से क्रिप्स प्रस्ताव पर वार्ताकार कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ये पूछता है क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय मौलाना अबुल कलाम ही आज़ाद ही थे। वो 1940 से 1945 तक अध्यक्ष रहते हैं आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो क्रिप्स प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए महात्मा गांधी ने कहा, क्या कहा क्रिप्स प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए? यह उत्तर दिनांकित चेक है, यानी कि ये बाद में भजने वाला चेक है। इसी पर जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? नहीं, इसे हम बाद में इसे हम नहीं भजा सकते हैं, यह डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यह उत्तर दिनांकित चेक है, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का। यह डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है, ये किसके बारे में कहा गया है? तो ये क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कहा गया है। तो इससे क्रिप्स प्रस्ताव से संबंधित जितने भी टॉपिक है, जितने भी पॉइंट है, ये सारे पॉइंट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्रिप्स ने गांधी जी से कहा, गांधी जी आप बातचीत का सारा रास्ता बंद कर रहे हैं। तो ये सब बातें जो हैं, जितनी भी बातें हमने अभी आपको बताई है, अभी जितने भी हमने नोट्स आपको बताए हैं, ये सारे नोट्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको ध्यान में होगा कि बीपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो जब आप मेरा वीडियो देखने के बाद जब एग्ज़ाम देकर आएंगे तब आपको पता चलेगा कि हम जो आपको नोट्स दे रहे थे वो कितना इम्पोर्टेंट था। अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो आप सबों के लिए हेल्पफुल है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को लगे कि इसमें कुछ कमियां हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।